दो पनडुब्बियां अभी आ चुकी हैं, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहात। इसका क्लासिफाइड नाम मत जानिए आप लोग यहाँ पर। बाकी जो पेंडिंग में है S3, S4 और S5। सबसे हैवी पनडुब्बी बनेगी S5 पनडुब्बी बनेगी, बट अभी कब बनेगी किसी को नहीं पता है। ये 2050-60 हिल जाएगा यहाँ तक आते आते। बड़ा लंबा लेट प्रोसेस होता है इंडियन नेवी के पनडुब्बी के प्रोग्राम का। तो ये अरिहंत क्लास की पनडुब्बी सबसे एडवांस है, न्यूक्लियर सबमरीन है। इन्हें 3 महीने बाद निकलने की जरूरत होती है पानी के बाहर से। यहाँ पर हमारे पास तो न्यूक्लियर मिसाइल तो सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन तो है कि भैया 3 महीने तक पानी में रहेगी और मिसाइल मार सकती है, लेकिन अटैक करना रहे तो अटैक नहीं कर सकती है। तो हम अटैक करने के लिए भाड़ा पे पनडुब्बी लाए हैं लोग। सोचिए, क्या ये भारत जैसे देश को शोभा देता है कि भाड़ा पे पनडुब्बी खरीद के लाए लोग लीज पर। अकूला क्लास की पनडुब्बी दुनिया में बहुत बेहतरीन मानी जाती, बहुत बड़े साइज की थी अकूला क्लास की सबमरीन। रशियन नेवी की थी सबमरीन अकूला क्लास सबमरीन यहाँ पर। तो लेकिन ये न्यूक्लियर थी, इसलिए 3 महीने बाद बाहर से निकलती थी और अटैक कर सकती थी। तो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो है हम लोग लीज पे लाए, भाड़ा पे 10 साल के लिए लीज पे भाड़ा पे लेके आए। पहला भाड़ा पे जो लाए थे उसका नाम है आईएनएस चक्रवन। इसे भाड़ा पे लाए थे 2011 में, लीज पूरा हो गया 2021 में, चल गया, भाड़ा पे खत्म हो गया, भाड़ा पे ले आए थे लोग उसको। अब दूसरा का जो भाड़ा पे लेके आएंगे आईएनएस चक्र 3, वो आएगी 2025 में, आज चल जाएगी 2035 में, यानी अभी चल रहा है 2023। अभी हमारे पास न्यूक्लियर अटैक भगवान भरोसे है। सोचिए ये भारत की स्थिति है, ये नौसेना की, तो ये बहुत हमारे लिए चिंताजनक बात है। यहाँ पर हमारा एक तो भाड़ा पे है, 2035 तक हम भाड़े पे डिपेंडेंट रहेंगे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आईएनएस चक्र 2 खोज रहे होंगे लोग मेंस जब लिखने बैठिएगा लोग ना, तो ध्यान दीजिएगा ही ना कि चक्र 1 के जगह चक्र 2 रख दे। चक्र 1, 2 जो था ना, अरिहंत को ही पहले चक्र 2 कहा गया था यहाँ पर, तो चक्र 2 बाद में इसका नाम अरिहंत कर दिया गया और चक्र 2 के जगह फिर आया चक्र 3। ये आने वाला है चक्र 3। तो ये भाड़ा पे हम लोग की न्यूक्लियर पनडुब्बी है सब यहाँ पे। तो जो भी आप क्लास लिखते हैं ना साइंस एंड टेक पोर्शन वाले में, जब भी आप लिखिएगा तो ये ना कि मेंस में लिखने बैठ रहे हैं तो आपकी कॉपी से लगना चाहिए कि पूरा डिटेल से अध्ययन करके लिख रहे हैं। ऊपर ऊपर लिख के आएंगे, नंबर नहीं मिलेगा, फिर कहेंगे हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट नहीं बनता है। पूरा बेहतरीन ढंग से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75 और 76। ये अभी भविष्य में बनने वाली पनडुब्बी हैं, न्यूक्लियर अटैक होंगी। अभी तो हम भाड़ा पे काम चला रहे हैं, 2035 तक भाड़ा पे चलाएंगे। ये मेड इन इंडिया होंगी, कब बनेगी किसी को पता नहीं। बजट एलोकेशन इतना धीमा है इंडिया का, किसी को कोई अता पता नहीं है। मझगांव डकयार्ड पनडुब्बी के लिए फेमस है, अब वो कितना बनाएगा क्या बनाएगा ये आगे देखने का विषय है। यहाँ पर हमारे यहाँ पनडुब्बी का प्रोग्राम बहुत धीमा चलता है अगर हम तुलना करें अपना और चाइना के साथ, क्योंकि हमारा मेन दुश्मन तो चाइना ही है इंडिया का, जबकि मीडिया जो है बार बार पाकिस्तान को दिखाता है, बार बार पाकिस्तान से। अरे हमें अपनी तुलना करना है तो किसी भिखारी से करेंगे। देखो हम तो भिखारी से अच्छा ही खाते हैं, भिखारी से अच्छा ही मेरे पास तो ये है, गाड़ी है, घर है ही। ऐसे नहीं ना, आप तुलना कराते हैं तो बढ़िया से चीज से तुलना कराइए, एकदम नीचे लेवल से। क्या एक से तुलना कौन सी कराएंगे? अब इतना दिन गिर गया है जो शेर कुत्तों की बात करेगा। हमें तुलना रखनी है किससे? चाइना से। अब चाइना के पास अगर पनडुब्बी की बात करेंगे तो उसके पास कन्वेंशन पनडुब्बियां जो एआईपी से इक्विप्ड है वो 64 है, यानी इसके पास 64 पनडुब्बियां हैं, और वो भी एआईपी टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है जो 15 दिन तक अंदर रह सकती है। और हमारे पास केवल 16 पनडुब्बी है और उसमें एक को में भी एआईपी टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी हर 2 दिन पे आना पड़ेगा। तो कन्वेंशन में वो 64 और हम लोग 16, चरगुना का हम लोग अंतर लेके चल रहे हैं यहाँ पर चाइना के साथ। और चाइना के पास परमाणु पनडुब्बी की बात करेंगे तो जखीरा भर दिया है परमाणु पनडुब्बी। उसकी परमाणु पनडुब्बियां हैवी भी हैं। हाँ, हमारी परमाणु पनडुब्बी में पावर की कमी आ जाती है, और इसके परमाणु पनडुब्बी बहुत पावरफुल और साइज में बहुत विशाल है चाइना के पास परमाणु पनडुब्बी। चाइना के पास जो परमाणु पनडुब्बी है 2 कैटेगरी में है। न्यूक्लियर अटैक करने वाली 9 पनडुब्बी है, ये टारपीडो मार देगी, 3 महीना अंदर अंदर घूम घूम मारेगी यहाँ पर। और इंडिया के पास 0 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, इंडिया के पास 0। भाड़ा पे हम लोग ले आए थे चक्र 1, रिटायर हो गया। चक्र 2 2025 में आएगा, अभी हमारे पास नहीं है, आएगा भी तो भाड़ा पे कहलाएगा। उसके पास 9 गो है और अभी 10-15 ठो वो इनबिल्ट कर रहा है, आप अभी अंडर प्रोसेस है। अगर बात करें चाइना के पास न्यूक्लियर मिसाइल मारने वाली पनडुब्बी, तो न्यूक्लियर मिसाइल जो है, न्यूक्लियर पनडुब्बी जो मिसाइल मार सकती है, उसके पास 6 ठो है और हमारे पास 2 ठो है। हमारे पास 2, बट उसकी पनडुब्बियां ज्यादा पावरफुल है, हमारी पनडुब्बी कम पावरफुल है। उसकी पनडुब्बी में जो मिसाइल है वो 7,500 किलोमीटर दूर मार सकता है, और हमारी पनडुब्बी के अंदर जो सागरिका, K4 सब मिसाइलें हैं, ये केवल 1500 किलोमीटर तक मार सकते हैं सब यहाँ पे। तो काफी एडवांस हो गया पनडुब्बी के मामले में चाइना यहाँ पर, और जबकि पनडुब्बी की बहुत जरूरत है। अगर हम कंपेरेटिव अध्ययन करें इंडिया और चाइना की,
क्योंकि आने वाले समय में यही हमारे लिए खतरा है, और इसके बाद ज्यादा पनडुब्बी हो जाएगी तो पुराना वाला पनडुब्बिया चुपचाप ही पाकिस्तान को थमा देगा। तो केवल एक और मत देखिए, फ्यूचर भी देखना चाहिए। चाइना के पास टोटल पनडुब्बी है 79 और हमारे पास 18, इसके पास 79 हमारे पास 18, देख रहे हैं तुलना ही नहीं है कहीं पे। अब ये 79 किस किस कैटेगरी का है उसको देखते हैं। इनमें कन्वेंशनल पनडुब्बियां हैं जो युआन क्लास की हैं, वो 64 है, जो डीजल इलेक्ट्रिक चलती हैं और एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन से लैस हैं, ये 64 पनडुब्बियां हैं। तो 69 में 64 जो है वो कन्वेंशनल है युआन क्लास की, और 69 में बचा हुआ 15 पनडुब्बी वो न्यूक्लियर सबमरीन है। न्यूक्लियर सबमरीन में भी ना चाइना के पास अटैक सबमरीन की संख्या 15 में से 9 ठो अटैक है, और मिसाइल सबमरीन जो है वो 6 ठो है। तो 6 ठो मिसाइल और 6 ठो अटैक, यानी टोटल 15 न्यूक्लियर सबमरीन है। अब हम इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया के पास तो टोटल 18 पनडुब्बी है, जबकि उसके पास टोटल 79 है। अब हम अपनी पनडुब्बियों को अगर कैटेगराइज करें तो देखिएगा, कन्वेंशनल पनडुब्बी हमारे पास 16 ठो है, जबकि किसी में एआईपी टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी लगने वाला है यहाँ पे। तो एक तो इतने बड़े देश के लिए 16 को पनडुब्बी एनफ नहीं है। न्यूक्लियर पनडुब्बी की बात करें तो हमारे पास 2 ठो है न्यूक्लियर पनडुब्बी, इसके पास 15 को है न्यूक्लियर। अब अगर उसमें कैटेगरी वाइज करें, हमारे पास अटैक पनडुब्बी 0 है, मिसाइल पनडुब्बी 2 ठो है, वो भी बहुत कम मारक क्षमता वाले की, जबकि मिलाइए वहां चाइना का। अब कंपेरिजन कीजिए, हमारी मीडिया कुछ दिन में हमारी मीडिया तुलना करेगी, श्रीलंका थर 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 कांपने लगा भारत से। अजीब हाल है भाई। देखिए, हमारी देश के लोग और मीडिया किस मुद्दों को उठाती है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है चीज है यहाँ पर। तो अब हम श्रीलंका से तुलना करने लगेंगे तो फिर हमको तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हमें हमेशा आगे देखना है कि हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी चाइना क्या कर रहा है, फिर अमेरिका से हमें आगे तुलना करना है, फ्रांस से है, ब्रिटेन से है, रसिया से है। लेकिन हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पे। अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पनडुब्बी के मामले में आने वाले 5 साल में पाकिस्तान हम लोग को पीछे छोड़ देगा। देखिए, पाकिस्तान के पास पहले से 8 पनडुब्बियां हैं, और पाकिस्तान को चाइना 8 और पनडुब्बी दे रहा है और डिलीवरी चालू कर दिया है। चाइना देर लेट नहीं करता हम लोग की तरह, देना चालू कर दिया। और चिंता का विषय यह है कि जो पनडुब्बी दे रहा है चाइना, वो युआन क्लास की पनडुब्बी है जिसमें एआईपी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। इसे खोजना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एआईपी टेक्नोलॉजी 15 दिन तक पानी के अंदर रखता है, 15 दिन के अंदर पानी में पता ही नहीं चलेगा। जब हम लोग बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, यहाँ पर एयर स्ट्राइक जब किए थे, तो उसी समय पाकिस्तान का जिन्ना नेवल बेस कराची में जिन्ना नेवल बेस से एक पनडुब्बी थी जिसका नाम था पीएनएस साद। पनडुब्बी पीएनएस साद जो है वो सैटेलाइट में, इसरो देख रहा है अपने सैटेलाइट में, ये पनडुब्बी आगे गई अंदर धंस गई, अंदर घुस गई, उसके बाद पते नहीं चला ये कहाँ है। अब सोचिए, ये पीएनएस साद 3 दिन के अंदर पहुंच जाती इंडिया पे हमला करने के लिए। अब नेवी पगला गई, अरे भाई साहब इधर हम हमला किए हैं, रिटेलिएशन में अगर ये हमला करेगा तब कहाँ जाएंगे। तो नेवी इसको खोजना चालू की, कहाँ है। इंडियन नेवी खोजते 21 दिन बाद पता चला कि वो पनडुब्बी ग्वादर में है। 21 दिन बाद, जब तक कि अभिनंदन आ चुके थे, वापस हो गया था, सारा मैटर सॉल्व हो गया। तो सोचिए, एक पनडुब्बी जिसमें एआईपी सिस्टम इंस्टॉल था, पाकिस्तान की पनडुब्बी को खोजने में हमें 21 दिन लग गया। ये बहुत चिंता का विषय हमारे लिए यहाँ पर। हालांकि हम लोग बहुत पहले पाकिस्तान की एक पनडुब्बी गिरा चुके हैं, पीएनएस गाजी, लेकिन सोचिए अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। 21 दिन लग गया, वो भी पता कहाँ चला, वो तो जब निकली यहाँ जाके ग्वादर पोर्ट पे बाहर, तब इसरो के सैटेलाइट ने देख लिया कि अरे वो तो निकल गया है, वहां पर नहीं निकला रहता तो खोजने में बहुत दिक्कत होता। सोचिए, एआईपी टेक्नोलॉजी है, वो 15 दिन पे कभी ना कभी बाहर निकली होगी, हम लोग नहीं पकड़ पाए थे। बहुत चिंता का विषय है यहाँ पर। और वो फ्रांस की बनी पनडुब्बी थी, और ऐसे ही 8 अन्य पनडुब्बियां युआन क्लास की चाइना पाकिस्तान को दे रहा है, और दे ही नहीं रहा है, डिलीवरी भी चालू कर दिया है, और 3 से 4 साल के अंदर डिलीवरी भर देगा। सोचिए, वो 8 पनडुब्बियां 3 से 4 साल के अंदर दे देगा। हमारे यहाँ एक पनडुब्बी बनने में 4 साल लग जाता है। तो बड़ा चिंता का विषय है पनडुब्बियों के लेके भारत को। भारत सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए कि हमारे पनडुब्बी प्रोग्राम इतना डिले क्यों चलते हैं सब, यहाँ पे बहुत डिले है यहाँ पे। और हमारे जो पूर्व के नौसेना अधिकारी थे, उन्होंने हमारी सेना को एयरक्राफ्ट कैरियर को महत्व ज्यादा दिया, जबकि ये भारी भरकम होता है, बड़ा होता है, खर्चीला ज्यादा होता है। पनडुब्बी जो होती है साइलेंटली चलती है। तो हमें इस पे भी सोचना चाहिए। सेना की बजट में, अब सेना का अधिकांश बजट, सेना का लगभग जितना बजट देते हैं उसमें 50 से 60% तो सैलरी पेंशन देने में चला जाता है।
बाकी कितना पैसा खर्चे हो पाता है, हमसे 4 गुना 5 गुना बजट है चाइना का। तो हम लोग को एक बार इस पे भी सोचना चाहिए, बजट एलोकेशन को बढ़ाना चाहिए और परमाणु पनडुब्बी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परमाणु पनडुब्बी बहुत अंदर रहती है। पनडुब्बी जितना पानी के अंदर रहेगी उतने लीथल हो जाएगी, खतरनाक हो जाएगी। हालांकि नॉर्मल कन्वेंशनल पनडुब्बी, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को बनाने में 5,000 करोड़ का खर्चा आता है। वहीं अगर परमाणु पनडुब्बी की बात करेंगे तो उस पर 30,000 करोड़ का खर्चा आता है। तो है, मानते हैं कि खर्चीला है, लेकिन ये भी जरूरी है भारत के लिए। तो यूपीएससी मेंस वाले आप इसे साइंस एंड टेक के पोर्शन के लिए भी ध्यान रखिएगा, और इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक पे भी आप लोग इसको